मॉर्निंग गवर्नमेंट कॉलेज देवली के यूट्यूब चैनल में मैं आशा नागर। आज हम जो मेकावली चल रहा था बी ए थर्ड ईयर का हमारा पेपर फर्स्ट का, आज उसका ये लास्ट टॉपिक बचा है। एक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है मेकावली के संदर्भ में कि उसको अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है, या फिर एक कोटेशन दे देंगे कि मेकावली अपने युग का शिशु था, स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन है वो इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर एग्ज़ाम में छोटे या बड़े किसी भी रूप में आता रहता है। तो हमें इस वीडियो में हम इस बात को स्पष्ट करेंगे कि मेकावली को अपने युग का शिशु किसने कहा और क्यों कहा, कैसे ऐसे कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से उनको अपने युग का शिशु कहा जाता है। ठीक है, तो जो भी दार्शनिक होता है, विद्वान होता है, उस पर अपने युग की छाप पड़ती है। उसने अपने सामने अपने जो एरिया है, अपना जो राज्य है, समाज है, उसमें जो देखा होता है उसके चिंतन पर उसका प्रभाव पड़ता है। वो जो लिखता है, वो कार्य करता है, उस पर उसके मनुष्यों के बारे में, राजा के बारे में, समाज के बारे में, राज्य के बारे में उसके जो विचार दिमाग में बनते हैं वो सब उसी को देख कर ही उसमें बनते हैं। तो इसी कारण फिर इसी वजह से हर विद्वान अपने युग का शिशु होता है। लेकिन मेकावली के बारे में ये ज़्यादा कहा जाता है कि मेकावली ने अपने चिंतन में, अपनी जो पुस्तक हैं उनमें जो लिखा है वो सब उनकी परिस्थितियों के संदर्भ में ही लिखा है। मेकावली जो रचना है जैसे द प्रिंस है, डिस्कोर्सेज ऑन लिवी है, आदि समकालीन परिस्थितियों का जो उस समय जो परिस्थितियाँ थी उनका उसमें विश्लेषण किया गया है। और इसी कारण से जो डनिंग है, प्रोफेसर डनिंग है, उसने उन्हें एक प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था, ऐसा उनके बारे में कहा है। ठीक है, तो मेकावली थे राजनीतिक विचारों के इतिहास में मेकावली को अपने युग का शिशु कहा जाता है, ये बता ही दिया है। और कारण क्या है कि मेकावली पर अपने जो युग था उसकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक जो विचार थे उनकी छाप उन पर पड़ी थी। और अपने युग का एक ऐसा व्यक्ति, पर्यवेक्षक, दार्शनिक था वह जिसने उस समय की परिस्थितियों का सही और यथार्थ पर्यवेक्षण किया, राजनीतिक व सामाजिक दोषों को आंका तथा अपनी रचनाओं में उनका निदान भी प्रस्तुत किया। ऐसा नहीं केवल कि अपने युग की समस्याओं को ही उसने बताया, नहीं, समस्याओं को बताया, उनका अच्छे से निरीक्षण परीक्षण किया और बाद में बताया कि इन समस्याओं का समाधान के लिए कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, मेकावली न केवल अपने समकालीन परिस्थितियों से विशेष रूप से प्रभावित हुआ बल्कि उसने परिस्थितियों के दोषों को स्पष्ट किया और उनके सबसे व्यवहारिक समाधान भी प्रस्तुत किए। मेकावली को पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी इसी कारण से कहा जाता है। डनिंग ने जो कहा वो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, अब मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि मेकावली का या किसी भी जो थिंकर है का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें उसके बारे में जितनी भी हम जानते हैं, उसका परिचय, जीवन परिचय, उसकी रचना, सब में हमको इंट्रो के रूप में बतानी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में भी हम बताना पड़ेगा कि जो मेकावली था उसका जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था 1469 में, और जो वो फ्लोरेंस का जो उस समय था वो नवजागरण का केंद्र बना हुआ था फ्लोरेंस। मेकावली था, उनकी आरंभिक शिक्षा वहीं हुई थी। उसके बाद 25 वर्ष की अवस्था में उनको राजनीति में उन्होंने प्रवेश कर लिया था। अपनी प्रतिभा के कारण वह फ्लोरेंस के गणराज्य में एक उच्च राजनीतिक पद पर उनको पोस्ट प्राप्त हो गई थी। ठीक है, ये शासकीय पद युद्ध और आंतरिक मामलों से संबंधित था। 1512 तक मेकावली इसी पद पर बने रहे थे। इसे इटली की विभिन्न राज्यों के साथ कूटनीतिक संपर्क स्थापित करके तथा यूरोप के अन्य राज्यों के साथ कूटनीतिक पत्राचार करने और अन्य देशों का भ्रमण करने का अवसर मिला। यानी कि इस पद पर रहते हुए उन्होंने दूसरे देशों की भी यात्राएं करी, वहाँ के चीज़ों को भी, राजनीतिक जो कूटनीतियाँ उनको भी जाना। इसके कारण उन्हें सक्रिय राजनीति का पर्याप्त व्यावहारिक अनुभव हो गया था। वह विभिन्न यूरोपियन देशों में 23 बार दूत नियुक्त हुए थे। ठीक है, फ्लोरेंस में 1512 में राज्य क्रांति हुई। उसके कारण मेडिसी शासक जो थे वो वापस पद पर आसीन हो गए थे। मेकावली पर इन शासकों के द्वारा षड्यंत्र का आरोप लगाया गया, अतः उसे न केवल अपने पद से अलग किया बल्कि उनको अपने देश से भी भगा दिया गया था। उनके ऊपर षड्यंत्र का अभियोग लगाया गया और 1 वर्ष तक कारावास भोगने के बाद उनको मुक्त कर दिया था। तो ऐसे ही उन्होंने षड्यंत्र जो देखा था अपने जीवन में, तो उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लिया था, यानी उनका राजनीतिक जीवन का अंत हो गया था। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आता है मेन कि मेकावली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है। ठीक है, राजनीति शास्त्र के सबसे पहले और स्पष्ट रूप से
यानी कि सबसे पहले राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीति और धर्म और नैतिकता को पृथक करने वाला सिद्धांत सबसे पहले मैकियावेली ने दिया था। मैकियावेली किसी कार्य की अच्छाई बुराई की बिल्कुल भी चिंता नहीं करते थे, जितना कि उसके प्रभाव की वो चिंता करते थे। उन्होंने लिखा भी है कि राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव ही आदरणीय माना जाए। यानी राज्य की सुरक्षा के लिए हम जो भी साधन अपनाते हैं उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? राज्य की सुरक्षा। यानी साध्य महत्वपूर्ण है, साधन महत्वपूर्ण नहीं है। सामान्यतः इसलिए वो साधन जो होते हैं अगर उनका उद्देश्य सही है तो वो प्रशंसनीय ही होते हैं। न तो कोई प्राकृतिक कानून है और न ही सार्वभौमिक रूप से कोई स्वीकृत अधिकार है। राजनीति को नैतिकता से पूर्णतः पृथक रहना चाहिए, साध्य ही साधनों का औचित्य है, ऐसा उन्होंने कहा था। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से उनको अपने युग का शिशु कहा जाता है। तो पहला जो कारण है वो है उनका पुनर्जागरण आंदोलन। उनके समय में पुनर्जागरण वहाँ पर चल रहा था, उसका क्या प्रभाव पड़ा आप देखते हैं। मैकियावेली का जो जन्म ज्ञान और बुद्धि के पुनरोदय के काल में हुआ था, यानी ऐसे समय में उनका जन्म हुआ था जिस टाइम ज्ञान और बुद्धि का उदय हो रहा था, दोबारा उदय हो रहा था, और उनकी रचनाओं में पुनर्जागरण की आत्मा स्पष्ट दिखाई देती थी। मैकियावेली का जो नगर था फ्लोरेंस, वो पुनर्जागरण का केंद्र था। ये भी क्वेश्चन पूछते छोटा कि पुनर्जागरण केंद्र कौन सा था? फ्लोरेंस था, और फ्लोरेंस में ही मैकियावेली ने जन्म लिया था। इस आंदोलन के द्वारा क्या प्रेरणा हुई कि साहित्य, कला, दर्शन, राजनीति, विज्ञान के क्षेत्र में मध्य युग के जो आदर्श थे उनका अंत हो गया। यूनान और रोम के जो प्राचीन आदर्श है उनमें लोगों की आस्था बढ़ रही थी। राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद का अंत होकर राज्य की स्थापना हो गई थी। धर्म और नैतिकता, चर्च और बाइबलवाद के प्रभाव को समाप्त किया जा रहा था। पोप की जो मध्यकालीन निरंकुश धार्मिक सत्ता, नैतिकता में लोगों का विश्वास उठ गया था और उसका स्थान बुद्धि, विवेक, तार्किकता ने ग्रहण कर लिया था। जनता का दृष्टिकोण धार्मिक दृष्टि से उदार और वैज्ञानिक होता जा रहा था। इस काल में व्यापार, छापाखाना, यातायात के साधन के विकास हुए। इन्होंने नए जीवन, नई चेतना, नए दृष्टिकोण, स्वतंत्रता की नई भावना और जीवन के नवीन मूल्यों को जन्म दिया। इस तरह से जो पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषता क्या थी कि वे मध्य युग के प्रभावों से पूर्णतः मुक्ति से प्रेरित है। यानी उनका जो पुनर्जागरण का मतलब जो मध्य युग का जो चर्च का प्रभाव था राज्य पर, राजनीति पर, उसके प्रभाव से पूरी तरह से मुक्ति मिलने के लिए आंदोलन चल रहा था। फ्लोरेंसवादी थे मैकियावेली, इसके कारण उन पर भी इसका प्रभाव पड़ा था और उसने उससे प्रेरित होकर जो मध्य युग की धार्मिक और नैतिक मान्यताएं उनसे मुक्त होकर प्राचीन इतिहास के अपने अध्ययन के आधार पर राजनीति के क्षेत्र में हम सर्वदा नवीन विचारों का प्रतिपादन किया। और ऐसे विचार जो सिर्फ नए नहीं वरन चौंकाने वाले और नई दिशा देने वाले थे। यानी कि उन्होंने जो पुनर्जागरण का काल चल रहा था उसका जो माहौल था, पुरानी जो मध्यकालीन मान्यताएं, परंपराओं का विरोध चल रहा था, उनका उसके चिंतन पर प्रभाव पड़ा और उनकी रचनाओं पे उसने इन चीज़ों को अच्छे से लिखा और उसने कहा कि धर्म और राजनीति है ये बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। धर्म को अपने स्थान पर रहना चाहिए, राजनीति अपने हिसाब से कार्य करती रहनी चाहिए। तो अपने काल का प्रभाव उनकी रचना और चिंतन पर पड़ा। तो ये चीज़ें सिद्ध करती हैं कि वो उस युग की जो काल की जो उपज था, यानी कि मैकियावेली का चिंतन था अपने काल की उपज था। ठीक है। दूसरा है शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना। पुनर्जागरण का जो काल था उसमें बहुत भारी राजनीतिक परिवर्तन भी हुए थे। जिस टाइम मैकियावेली का उदय हुआ था उस समय परिषदीय आंदोलन भी समाप्त हो चुका था। शक्तिशाली शासक थे, उन्होंने सामंतों व उनकी प्रतिनिधि मूलक संस्थाओं का दमन करके निरंकुश राजतंत्र की स्थापना कर दी थी। ठीक है। पश्चिमी यूरोप के लगभग सभी जो राज्यों में सामंतवाद है उनसे सत्ता छिन गई और राजाओं के हाथ में सत्ता केंद्रित हो गई थी। यह युग चर्च और राज्य दोनों में वीर पुरुषों की निरंकुश सत्ता का युग था। यानी जो मैकियावेली का जो टाइम था उस समय जितने वहाँ राज्य थे, पहले वहाँ पे सामंतों का अधिकार था, सामंतों के अधिकारों से सारी सत्ता छीनकर राजाओं ने अपने हाथों में ले ली। और राजा कैसे थे? निरंकुश राजा थे। जैसे हेनरी सप्तम इंग्लैंड का था, ये तो इटली में जो था राजा निरंकुश हो रहा था। ठीक है। ऐसा नहीं इटली में था, इंग्लैंड में भी था, फ्रांस में भी था, स्पेन में भी था, इनमें भी निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना हो गई थी उस टाइम। ये राज्य जो थे शासक, इनके नेतृत्व में प्रतिदिन शक्तिशाली होते जा रहे थे। उसने इटली के लिए एक ऐसे शासन किया। अब ऐसे टाइम में
उसने समस्या देखी, राजा निरंकुश होते जा रहे थे ये देखी। अब उन्होंने क्या कल्पना करी, एक ऐसे शासक की कल्पना करी जिसमें इटली की समस्त राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण हो जाए। यानी कि इटली का जो चल रहा था माहौल, उसमें वो एक शक्तिशाली और निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करना चाहता था, जिससे कि इटली की जो परिस्थितियाँ वो सुधर सकें। उनकी इच्छा थी कि इटली में भी ऐसे राजा या प्रिंस का उदय हो जो संपूर्ण जनता को राष्ट्रीयता के एक सूत्र में बांध सके। ठीक है, इस प्रकार राजतंत्रों की पुनर्स्थापना की घटना का मैकियावेली पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा और उन्होंने अपने प्रिंस और डिस्कोर्सेज में इसी विचार की अभिव्यक्ति प्रदान की। ठीक है, अगला जो कारण है इटली का राजनीतिक विभाजन। यानी जब मैकियावेली का उदय हुआ था, मैकियावेली जिस टाइम उस समय वहाँ पर इटली में थे, उस समय इटली 5 राज्यों में बटा हुआ था। ये राज्यों के नाम हमें याद करने हैं क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, नहीं भी पूछें तो हमें कंपटीशन के साथ जब नेट की तैयारी करते हैं या फिर आरपीसी तैयारी करते हैं तो ये बारीक बारीक चीज़ें पूछ जाती हैं। तो इटली जिन 5 राज्यों में विभाजित था उनके नाम थे नेपल्स राज्य, मिलान राज्य, रोमन चर्च का क्षेत्र, वेनिस गणराज्य, फ्लोरेंस का गणराज्य। ये राज्य परस्पर आपस में झगड़ते रहते थे और पॉप था जो चर्च का अधिकारी था, वो इनका लाभ उठाता था और वो फ्रांस और कभी स्पेन को इटालियन राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए प्रोत्साहित करता रहता था। इस प्रकार इटली में फूट, गृह युद्ध, विदेशी जो व्यक्तियों का शासन चल रहा था। इटली के जो राजनीतिक विभाजन था, संघर्ष में माहौल था, इसने देश को, पूरे इटली को बड़ा ही कमज़ोर बना दिया था और वह आसानी से जो पड़ोस में शक्तिशाली राजा हैं उनकी महत्वाकांक्षाओं का शिकार हो सकता था। यानी कि वो आसानी से इसको जीतकर अपने कब्जे में कर सकते थे। फ्रांस और स्पेन की आंखों तो सदैव ही इन राज्यों पर लगी रहती थी कि कब मौका मिले और कब हम इनको अपने कब्जे में कर लें। मैकियावेली ऐसे समय में मैकियावेली एक सच्चा देशभक्त था और उसे फ्रांस का अनुभव भी था। अतः वह फ्रांस में जैसी क्रांति हुई थी उसी क्रांति के जैसे ही फ्रांस की भांति शक्तिशाली राष्ट्रीय राजा की अध्यक्षता में इन जो 5 राज्य थे इनका एकीकरण करना चाहता था, जिससे एक तरफ देश में अराजकता और अशांति दूर हो जाए और दूसरी तरफ विदेशी आक्रमण से देश को रक्षा की जा सके। और इसी उद्देश्य से उसने प्रिंस जो अपनी किताब थी उसकी रचना करी और उसमें बताया कि कैसे एक जो राजा है उसको होना चाहिए, उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए जिससे कि वो अपने जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे अपनी रक्षा कर सके। प्रिंस का जो अंतिम चैप्टर था उसमें इटली की दुर्दशा पर उन्होंने दुख प्रकट करते हुए मेडिची घराने के गुइलियानो ने आशा प्रकट की कि वह इटली का एकीकरण करें। कौन करे? प्रिंस। और मूसा की भांति उसे विदेशी बर्बर दास्ता से मुक्त करें। और उसकी जो ये इच्छा थी 350 वर्ष के बाद 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में काबूल और गैरिबाल्डी ने ही पूरी की। काबूल और गैरिबाल्डी जो शासक बने थे, प्रिंस बने थे, इन्होंने इटली का एकीकरण करवा के और इटली को पड़ोसी राज्यों से बचाया था। मैकियावेली की जो जितनी भी रचनाएं हैं इटली की फूट, गृह युद्ध, विदेशी शासकों के हस्तक्षेप की परिस्थितियों तथा इटली के एकीकरण की इच्छा से ही प्रेरित थी। ठीक है, अगला कारण जो है वो है इटालियन जो समाज था, यानी जैसे इटली का राजनीतिक जो समाज था, राजनीतिक कंडीशन थी वो भी बेकार थी, बटी हुई थी, टूट फूट डली हुई थी, वैसे वहाँ के समाज की जो दशा भी वो भी बहुत बेकार थी। ठीक है, समाज कैसा था? इटली जो वासी थे उनमें नीति परायणता, ईमानदारी, देशभक्ति बिल्कुल भी नहीं थी। वो सब भ्रष्टाचार में लिप्त थे, दलबंदी में लिप्त थे और स्वार्थपरता उनका काम था। ऐसा नहीं है कि ऐसा होने पर भी वहाँ पर बौद्धिक प्रतिभा का अभाव नहीं, बौद्धिक प्रतिभा से परिपूर्ण व्यक्ति वहाँ थे, लेकिन नैतिक दृष्टि से सबका पतन हो चुका था। स्वयं जो पॉप था वो भी चारित्रिक रूप से अपवित्र हो चुका था, यानी पवित्रता की जो सीमाएं होती हैं पवित्रता की वो लांघ चुका था। साधारण नागरिक पैसा लेकर अनुचित काम करने में बिल्कुल भी हिचकते नहीं थे। इस तरह मैकियावेली के सामने मानव स्वभाव की दानवता और दुष्टता साकार, यानी मानव, जब इसका एक क्वेश्चन आता है मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी विचार, जो उनके मानव स्वभाव संबंधी विचार थे वो इन्हीं परिस्थितियों के कारण बने थे कि उन्होंने जैसे व्यक्तियों को देखा कि कैसे स्वार्थी हैं, नीच हैं, लोभी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अनैतिक हैं, तो ऐसे इन चीज़ों को जब उन्होंने साकार रूप से देखा तो उन्होंने अपनी रचनाओं में जब मानव स्वभाव की चर्चा करी तो उस पर ऐसा ही प्रभाव पड़ा था, इनका ही प्रभाव पड़ा था। ठीक है, देश के एकीकरण के लिए वे शक्ति का पुजारी बना मैकियावेली
और उसने एक राष्ट्रीय सेना की भी स्थापना की आवश्यकता को बताया। उसने गणतंत्र शासन प्रणाली की इटली के लिए सिफारिश बिल्कुल भी नहीं करी, बल्कि इटली के लिए उन्होंने एक निरंकुश राजा की आवश्यकता को महसूस किया, क्योंकि अगर गणतंत्रात्मक होता तो जो ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति वहाँ रहते हैं, मानव का स्वभाव ऐसा है, तो वो वहाँ पर सफल नहीं हो सकती थी। इसलिए स्पेशली इटली के लिए उसने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया था। उसने व्यावहारिक राजनीति को स्थान देते हुए यह विचार व्यक्त किया कि राजा का एकमात्र उद्देश्य क्या होना चाहिए, देश को शक्तिशाली बनाना और उसे संगठित करना। ये उद्देश्य राजा का होना चाहिए, तभी हम इटली को एकत्रित कर सकते हैं, संगठित कर सकते हैं और पड़ोसियों से बचा सकते हैं। उसने अपने इस महान और पवित्र उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राजा उचित अनुचित सभी प्रकार के साधन अपना सकता है, ऐसा कहा था या ऐसा समर्थन किया था। अगला जो पॉइंट है वो है धर्म और नैतिकता। ठीक है, धर्म और नैतिकता के जो धर्म और नैतिकता का जिस तरह का माहौल चल रहा था उसका भी उस पर प्रभाव पड़ा था। ठीक है, धर्म और नैतिकता मतलब बिल्कुल ही वो गर्त में चली गई थी, नहीं तो कोई धार्मिक मान्यताएं वहाँ ऐसी थी पवित्र नहीं, उन लोगों में नैतिकता बची हुई थी। ठीक है, जो धर्म का ठेकेदार जिसको माना जाता था, चर्च का जो पॉप था, पादरी जिसको बोलते हैं, वो भी खुद भी बहुत ज़्यादा अनैतिक हो चुका था। ठीक है, मैकियावेली ने जो अपने युग की जब ऐसी अनैतिक परिस्थितियाँ देखी तो उन्होंने परिस्थितियों के अनुसार ही अपने राजा को सलाह दी कि राज्य का अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आचार तथा धर्म के सिद्धांतों की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और लोक कल्याण के लिए इन सिद्धांतों की जो सिद्धांत है इनकी अवहेलना करने में हिचकना नहीं चाहिए। धर्म और नैतिकता विरोधी मैकियावेली की यह विचारधारा थी वो अपने युग के माहौल के बिल्कुल अनुरूप थी, क्योंकि यूरोप के राष्ट्रीय राज्य धर्म और नैतिकता से उदासीन होकर अपने स्वार्थ की सिद्धि कर रहे थे। और अंतिम कारण था मैकियावेली का वो था मानव स्वभाव संबंधी धारणा। मैकियावेली ने अपने समय में विशेष तौर पर इटली में शासक, धर्म के अधिकारी, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और जो वहाँ की सामान्य जनता थी सभी को भ्रष्ट आचरण में लिप्त देखा था। शासक और जो पॉप थे ये सब षड्यंत्रों में लिप्त थे। पॉप के षड्यंत्रों और साधारण नागरिकों के जो पतित और स्वार्थी आचरण था उसने मानव स्वभाव की बहुत बुरी छाप छोड़ी थी। उसने ये विचार भी व्यक्त किया कि न तो मनुष्य में ईश्वरीय गुण है, न वह नैतिक प्राणी है, वह एक जानवर बन गया है और जानवर की चालाकी, खुकार प्रवृत्ति ही उसमें दिखाई देती है। इस प्रकार मैकियावेली का चिंतन अपने युग की जो वास्तविक परिस्थितियाँ थी उन परिस्थितियों से बहुत अधिक प्रभावित था और इसी कारण डनिंग ने उन्हें अपने युग का शिशु कहा था। ठीक है, तो ये तो हुए शिशु वाले कारण। अब ये आता है कि मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कथन जो मैकियावेली ने कहे थे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राजा को लोमड़ी जैसा चालाक और शेर जैसा बहादुर होना चाहिए। कोटेशन पूछ लेते हैं और एग्जाम में इसका नाम पूछने के किसने कहा था, तो ये मैकियावेली ने कहा था। दूसरा था कि मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है तथा मनुष्य स्वयं अपने जीवन और भाग्य का निर्माता होता है, ये भी मैकियावेली ने कहा था। प्रेम की अपेक्षा शक्ति से शासन करें, राज्य के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए धर्म नैतिकता की अवहेलना करें, ये राजा के लिए मैकियावेली ने कहा था। और मैकियावेली के लिए अपने युग का शिशु किसने कहा था, डनिंग ने कहा था। और W.T. जोन्स ने मैकियावेली को अपने युग का श्रेष्ठ सारांश कहा था। तो इस प्रकार ये मैकियावेली का चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।